दोस्तों हर जगह मंदिर 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 देखने वालों को, नफरत की सियासत को, देश को तानाशाही की तरफ ढकेलने वालों को देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से करारा जवाब दिया है। संभल में जामा मस्जिद के पास के कुएं में पूजा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा कि हमारी इजाजत के बिना कुछ किया तो खैर नहीं। मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या फैसला सुनाया है, डिटेल के साथ आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने विदेश में किस तरह से भारत को शर्मसार कर दिया है कि अब भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताऊंगी कि आखिर पूरा मामला है क्या। ट्रंप की एक धमकी ने कैसे मोदी सरकार की हवा निकाल दी और हमारे आत्मनिर्भर भारत को नतमस्तक कर दिया। क्यों मोदी जी को अपनी ही बातों से यू टर्न मारना पड़ा, पलटी मारनी पड़ी, आपको यह भी बताऊंगी। इसके अलावा भी दोस्तों कई खबरें लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आई हूं, इसलिए लाइक सबसे पहले कर दीजिए दोस्तों। और जो लोग मेरे कहने से हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत सारा दिल से शुक्रिया। कमेंट में मुद्दों पर अपनी राय जरूर लिखा करिए। जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। इस कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहते हुए नगर पालिका ने इस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि कुएं को मंदिर का कुआं माना जाएगा और वहां पूजा की अनुमति तक दे दी गई। लेकिन ठहरिए, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल देते हुए इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि भाई साहब स्टेटस रिपोर्ट जमा करो और कुछ समय तक यथास्थिति बनाए रखो। दोस्तों नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर मस्जिद प्रबंधन समिति ने आपत्ति जताई थी और इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर ही रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुएं का उपयोग अन्य लोग कर सकते हैं बशर्ते वहां कोई धार्मिक गतिविधि ना हो। मतलब ये कि बिना पूजा पाठ के मस्जिद के अलावा दूसरे लोग भी कुएं का उपयोग कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी तय की गई है। कोर्ट ने साफ साफ अल्फाजों में यह भी कहा है कि बिना अनुमति यानी कि बिना इजाजत के इस कुएं से संबंधित कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि पता तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी है कि हर जगह मंदिर दिखने वाला चश्मा लगाकर घूम रहे लोग कुएं पर भी अपनी मनमानी जरूर करेंगे, जरूर दिखाएंगे। इनके पास तो कोई और काम बचा नहीं है। देश खोदो मंदिर निकालो अभियान चलाकर भोली भाली हिंदू जनता की भावनाओं का इस्तेमाल कर वोट बटोरने के सिवा। खैर जामा मस्जिद के प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में संभल सीनियर डिवीजन सिविल जज के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि सर्वेक्षण के कारण हिंसा और जान माल की हानि हुई, जिसके कारण शीर्ष अदालत को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। मस्जिद कमेटी ने याचिका में इस बात पर भी जोर दिया था कि अगर कुएं को मंदिर का कुआं कहने की अनुमति दी जाती है तो इससे वहां पूजा शुरू हो सकती है, जो कि मस्जिद और उसके आसपास के माहौल को बिगाड़ सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफा अहमदी ने इस कुएं के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया और कहा कि हम अनादिकाल से इस कुएं का पानी निकालते आ रहे हैं। अहमदी ने कहा कि कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के भीतर और आंशिक रूप से बाहर है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में गूगल मैप की एक तस्वीर का भी हवाला दिया है, जबकि हिंदू पक्ष के जो प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने कहा कि कुआं मस्जिद के दायरे से बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है।
अब सवाल ये है कि क्या इन सब चीजों का असली मकसद यहाँ पूजा शुरू करना है या चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की खाई और चौड़ी करने का मकसद है? क्योंकि हर दिन नए विवाद खड़ा करना और समाज को बांटना किसी की राजनीति का असली मंत्र ही है दोस्तों। किसकी राजनीति का आप समझ रहे होंगे। मजे की बात तो यह है कि इन विवादों से आम जनता को कुछ नहीं मिलता, लेकिन टीवी डिबेट्स की टीआरपी और बीजेपी का एजेंडा दोनों को जरूर फायदा पहुंचता है। फायदेमंद ये मुद्दे साबित होते हैं इनके लिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कुआं पॉलिटिक्स खत्म होगी या फिर इसमें कोई नया मोड़ आएगा, कोई और चीज निकाल ली जाएगी, ढूंढ ली जाएगी हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरा करने के लिए। एक तरफ देश को मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में उलझा कर देश को खोदो अभियान चलाया जा रहा है, इन सब में देश को उलझाया जा रहा है, और दूसरी तरफ विदेशों में मोदी सरकार की पोल खुल रही है। वो सरकार जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर हमारे पत्रकार को गुलाम बना रही है और विदेशी मंचों पर भारत की नाक कटवा रही है। कैसे उसका मोदी अडानी नेक्सस और मीडिया पर सेंसरशिप का खेल चल रहा है, इसकी चर्चा विदेशी पत्रकार भी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं दोस्तों। 2024 भले ही बीत गया हो दोस्तों, लेकिन इसी साल यानी 2024 में ही न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार एमिली स्मॉल ने दुनिया के मंच पर मोदी सरकार का असली चेहरा दिखाया था। कैम्पडेन कॉन्फ्रेंस 2024 में न्यूयॉर्क टाइम की साउथ एशिया संवाददाता एमिली ने भारत में लोकतंत्र और मीडिया की दुर्दशा पर जो चौंकाने वाला खुलासा किया, उसके बाद तो उधर से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ना ही था देश में। इसलिए मस्जिद मंदिर पॉलिटिक्स का बटन ऑन कर दिया गया, प्रेस कर दिया गया। देखिए दोस्तों, एमिली ने साफ शब्दों में ये कहा था कि मोदी सरकार ने न सिर्फ पत्रकारिता का गला घोटा है, बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हर सिपाही को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने मोदी और अडानी के संबंधों को उजागर करते हुए ये बताया था कि कैसे भारत की संपत्तियों को चंद पूंजीवादियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। अडानी के अरबों के व्यापारिक साम्राज्य का रास्ता मोदी सरकार की नीतियों से साफ हुआ और जो भी पत्रकार इस पर सवाल उठाते हैं उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। एमिली ने अपने भाषण की शुरुआत भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले अंग्रेजी समाचार चैनलों में से एक रिपब्लिक टीवी पर तीखे प्रहार से की थी दोस्तों। इसकी तुलना अमेरिका के फॉक्स न्यूज से की और इसे मोदी सरकार का मुख्य पत्र बताया, यानी कि वही दोस्तों गोदी मीडिया चाटुकार चैनल बताया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पोल विदेशी पत्रकार ने खोली। विदेशी मीडिया अब खुलेआम भारत को तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ देश बता रही है। ये वही भारत है जहां कभी प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था दोस्तों, और आज उसे झूठ और प्रोपेगेंडा का औजार बना दिया गया है। भारत के मीडिया की हालत तो देखिए, जहां विदेशी पत्रकार सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं हमारे यहाँ चैनल्स दिन रात मोदी भजन में लगे हुए हैं, मस्जिद मंदिर कर रहे हैं। जो पत्रकार सच दिखाना चाहते हैं उन्हें धमकियां दी जाती है, झूठे केस उन पर थोप दिए जाते हैं, लाद दिए जाते हैं और कभी कभी तो नौकरी तक चली जाती है। एमिली की इन बातों को कोट करते हुए वरिष्ठ जर्नलिस्ट मुकेश कुमार ने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, बड़ी जरूरी बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा कि भारतीय मीडिया की असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। हमारे चैनल बेशक कूप मंडूक बने रहें, मोदी के भजन से अपने को तृप्त करते रहे, मगर सच्चाई छिपाए नहीं छिप रही है। पूरी दुनिया हमारे मीडिया, हमारे लोकतंत्र, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात कर रही है, मगर सम्मान से नहीं, तिरस्कार से, धिक्कार से। अब सवाल ही उठता है दोस्तों कि क्या हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम हर मंच पर लिया जा रहा है, या शर्म आनी चाहिए कि वो नाम सिर्फ आलोचना और तिरस्कार के लिए लिया जा रहा है। भाई, यहाँ भजन मंडली चल रही है, लेकिन विदेश में मोदी सरकार की असली तस्वीर दिख रही है। अब अंधभक्त बहाना बनाएंगे, अपने मन को बहलाने के लिए कहेंगे कि विदेशी पत्रकार ये बदनाम करने के लिए, देश की छवि को खराब करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है और इसी को छुपाने के लिए, दबाने के लिए मंदिर और मस्जिद जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसका खेल खेला जा रहा है, ताकि जनता इसी में उलझी रहे और
उनका काम हो जाए बिना किसी रुकावट के। अब अगली खबर पर आते हैं। दोस्तों, एक समय था जब भक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन यज्ञ किया और अब देखिए ट्रंप ने बदले में हवन सामग्री भिजवा दी है। पहले ब्रिक्स में लोकल करेंसी की बात करने वाले मोदी जी अब कह रहे हैं कि डॉलर हमारा भगवान है, हम उसका कभी अपमान नहीं करेंगे। वाह, क्या कूटनीति है, क्या अद्भुत यू टर्न है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं, तो आपकी स्क्रीन पर आपको जो खबरों की हेडलाइंस, 3 खबरों की हेडलाइंस दिख रही है, उस पर गौर फरमाइए जरा। 23 अक्टूबर 2024 की खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की वकालत की थी। दरअसल इस वक्त मोदी जी ने ब्रिक्स समिट में ये कहा था कि हम अब लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, डॉलर का वर्चस्व खत्म करेंगे। ये बड़ा दावा था। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों को एक नई दिशा देने का सपना दिखाया, पर यह सपना बहुत जल्दी टूटने वाला था। 2 दिसंबर 2024 को ट्रंप ने धमकी दे दी। कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कमजोर करने के लिए काम करेंगे, तो उन पर 100% ट्रैफिक लगा दिया जाएगा। और बस फिर क्या था, मोदी सरकार तुरंत पलट गई, यू टर्न मान लिया। अब कह रहे हैं कि डॉलर हमारा भगवान है, हम कोई दूसरी करेंसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं चलाएंगे कोई और करेंसी, आप बेफिक्र रहिए, और भी जो आप कहेंगे हम करेंगे। बस जरा अडानी को बचा लीजिए, बेचारा शरीफ आदमी है, आपकी अदालत में फंसा हुआ है। देखिए 3 जनवरी 2025 यानी कि इसी महीने की 3 जनवरी की यह खबर है। क्या लिखा हुआ है, साफ साफ ये लिखा है कि भारत ने ब्रिक्स मुद्रा को अस्वीकार कर अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। सवाल ये है कि जब लोकल करेंसी की बात की थी मोदी जी ने, तो अब क्यों झुकने लगे? क्या सिर्फ ट्रंप की धमकी ने हमारी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? क्या यही है वो आत्मनिर्भर भारत जो विदेश नीतियों में अपने ही नियम बदलने के लिए मजबूर हो गया है? दोस्तों, ये तो रही यू टर्न की बात। अब भारत में किसानों के जो हाल है उस पर बात करते हैं। भारत में जब किसान विरोध करते हैं, विरोध करने के लिए निकलते हैं, अपने हक की मांग करने के लिए निकलते हैं, तो सरकार उनके रास्ते में कांटे बिछा देती है, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, उन पर रबर बुलेट्स चलवाई जाती हैं, उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। पहले जरा आप ये तस्वीर ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। दरअसल इंग्लैंड में किसान अपने ट्रैक्टरों पर चढ़कर कृषि मंत्री और उनकी नीतियों का विरोध करने पहुंचे हैं। क्या आपको कीले, आंसू गैस, पुलिस फोर्स नजर आ रही है? नहीं। इंग्लैंड सरकार ने कोई बैरिकेड नहीं लगाए, पुलिस ने कोई लाठी नहीं चलाई और आंसू गैस के गोले नहीं फेंके, कोई प्लास्टिक रबर बुलेट भी नहीं चली, कोई किसान गिरफ्तार भी नहीं किया। लेकिन हमारे भारत में यहाँ तो ट्रैक्टर लाते ही किसानों को आंदोलन जीवी और देशद्रोही का तमगा मिल जाता है। यहाँ तो ट्रैक्टर पर चढ़ते ही जैसे ही किसान चढ़ते हैं, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार सब तय कर दी जाती है। और अगर गलती से दिल्ली की तरफ बढ़ गए तो सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेड्स ऐसे लगाते हैं जैसे सरहद पार कर पाकिस्तान जा रहे हैं वो किसान। इंग्लैंड में सरकार विरोध को लोकतंत्र का हिस्सा मानती है। हमारे यहाँ विरोध करो तो तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो, नारे लगाओ तो खालिस्तानी, और अगर लंबे समय तक धरने पर बैठे रहो तो आंदोलन जीवी। जब भारत देश के किसान महीनों तक दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहे तो सरकार ने क्या किया? उनकी मांगे सुनने के बजाय कंक्रीट की दीवारें, कीले और कटीले तार बिछा दिए उनके रास्ते में। हाँ, मीडिया ने भी पूरा साथ दिया, किसानों को आतंकवादी तक घोषित कर दिया। इंग्लैंड में किसान कृषि मंत्री से भिड़े हैं दोस्तों, और हमारे यहाँ किसान भिड़ते हैं तो मंत्री गायब ही हो जाते हैं। किसान का दर्द समझने की बजाय कहते हैं काले कानून देश के हित में है। वाह मोदी जी, लोकतंत्र का नया मॉडल पेश किया है आपने, आपकी सरकार ने। इंग्लैंड में किसानों की स्थिति और भारत में दुर्दशा को देखकर एक्स पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि विरोध प्रदर्शनों की छूट लोकतंत्र की पहली शर्त होती है।
ये हर नागरिक का हक है। लोकतांत्रिक सरकारें उसका पालन करती है, मगर जिनके स्वभाव में तानाशाही है, जो विरोध प्रदर्शनों को देश विरोधी मानते हैं और जिन्हें आंदोलन जीवी से लेकर देशद्रोही तक करार देते हैं, वे हमेशा दमन का रास्ता अख्तियार करते हैं। भारत में किसान आंदोलन के साथ इस समय यही हो रहा है। सवाल ये है कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां विरोध का मतलब देशद्रोही हो गया है। इंग्लैंड के किसान मंत्री जी से पूछने आते हैं और भारत में किसान पुलिस जी से बचते हुए भागते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक वीडियो देख रहे हैं, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।